आइए प्रारंभ करते हैं। राजनीति शास्त्र खंड व पाठ संख्या 8। पाठ 8 जिसका नाम है विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन। टॉपिक का नाम है विश्व राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो विश्व राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन दो टॉपिक हैं। तो इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पर्यावरण के बारे में। दो बातों पर चर्चा हम सबको करना है। ऐसे हम लोगों ने जाना है, हम लोगों ने पढ़ा है कि राजनीति का मूल विषय है सत्ता। राजनीति में सत्ता मतलब होता है कुर्सी, पावर, और सत्ता के लिए संघर्ष की जो कहानी है, सत्ता और सत्ता के संघर्ष की कहानी को ही हम राजनीति कहते हैं। और राजनीति का मूल विषय होता है समस्या। राजनीति के केंद्र में क्या होता है? समस्या। यदि राजनीति से समस्या को हटा दिया जाए तो मेरे ख्याल से राजनीति चलेगा ही नहीं। गलत है सही? तो राजनीति सत्ता और सत्ता के लिए संघर्ष है। और मैं आपको बता दूं, राजनीति का जो मूल विषय है, राजनीति के केंद्र बिंदु में है क्या? समस्या, प्रॉब्लम। क्योंकि जब भी कोई सरकार निर्वाचन, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है तो वो उम्मीदवार उन क्षेत्र की समस्याओं को जनता के सामने रखती है और एक ही बात डिमांड बार बार दोहराता है कि हमें मौका दीजिए। इस क्षेत्र में जो गरीबी है, गरीबी भी एक प्रकार की समस्या है और शिक्षा भी एक प्रकार की समस्या है, भूखमरी भी एक प्रकार की समस्या है, करप्शन, भ्रष्टाचार है ना, ये सारी समस्या है। हमको एक बार आप अवसर दीजिए, एक बार मौका दीजिए, हम इन सारी समस्याओं को क्या कर देंगे? समाधान कर देंगे। लेकिन उम्मीद है यह भी आप जान रहे हैं कि जब वो सत्ता में आ जाता है तो हमको लगता है कि चीन की पॉलिसी और भारत के राजनेताओं की पॉलिसी में विशेष अंतर हमको दिखाई नहीं देता है। जैसे चीन की विदेश नीति का मूल है गाजर और छड़ी। जो वादा करता है शायद पलट जाता है वो। भारत के राजनेताओं की भी यही शायद यही कहानी है कि जो वादा करते हैं अपने वादा पर उतना खरा नहीं उतरते हैं। चाहे वह भारत की सरकार हो, चाहे हमारे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के किसी राज्य की सरकार हो। अब प्रश्न है तो वादा करते हैं तो समाधान क्यों नहीं करते हैं? तो समाधान कर देंगे तो अगला वर्ष राजनीति करेंगे किस पर? अगर इस वर्ष ही समस्या का क्या हो जाए? समाधान हो जाए तो राजनीति करेंगे किस बिंदु पर? राजनीति करने के लिए उनके पास कोई ना कोई मुद्दा चाहिए और सबसे बड़ा मुद्दा है जनता का आपसी विवाद, भूखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। क्या ये भारी समस्या है? इसी में पढ़ना है पर्यावरण।
अब कुछ नहीं, अगर सब्जी ठीक ठाक हो रहा है तो एक मुद्दा ले लिया, पर्यावरण। अब आइए जानते हैं कि पर्यावरण है क्या। टॉपिक है पर्यावरण। तो मेरे मन में एक प्रश्न होगा कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण कहते किसे हैं। तो आप जब बता दें कि आप लोग पहले से ही जान रहे हैं कि पर्यावरण दो शब्दों के मिलने से बना है। परि जोर आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब क्या होता है, घेरा। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, और आवरण का मतलब क्या होता है, घेरा। मतलब हमारे चारों ओर, आपके चारों ओर, या हम सबके चारों ओर वायु का एक घेरा है, वायु का एक आवरण है। वायु के उसी घेरा या वायु के उसी आवरण को क्या कहते हैं, पर्यावरण। हमारे चारों ओर वायु के आवरण है, वायु का घेरा है, वायु के उसी घेरा या आवरण को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो मन में एक प्रश्न होगा, तो पर्यावरण के घटक कौन कौन है। घटक का होता हो या तत्व का होता हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो पर्यावरण के घटक कौन कौन है, पर्यावरण के तत्व कौन कौन है। तो आपको बता दें कि हमारे पर्यावरण के तत्व हैं वायु, जल, मृदा। वायु, जल और मृदा। वायु मतलब हवा, जल समझ रहे हैं पानी, मृदा मतलब मिट्टी। है बहुत, लेकिन ये मेन तीन जिसको आप समझ पा रहे हो। हमारे पर्यावरण के ये तीन घटक हैं, तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं, है या नहीं है। और आप जानते हैं कि पर्यावरण के ये तीन तत्व हैं और हम सब मनुष्य हैं, या नहीं है। हाँ, कहने के लिए मनुष्य हैं, लेकिन मानवता का गुण है ये नहीं। लेकिन परिभाषा के तौर पर, मतलब सैद्धांतिक परिभाषा के रूप में हम सभी मानव हैं, व्यवहारिकता में मानव नहीं है। व्यवहारिकता में मानव अगर होते तो समाज में इतनी समस्या ही नहीं आती। समस्या को हम लोग क्या करते हैं, पैदा करते हैं, समस्या को दूर करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। गलत की सही। छोटी सी बात है कि स्वच्छता को बनाए रखना हम सबका परम धर्म है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। लेकिन करते कहाँ है, बाहर से कागज लेते हैं, कुरुम में आके छोटा छोटा करने बाहर के फेंक देते हैं। अपने घर पर ही देखिए, अगर आपका कोई कपड़ा है, आपका कोई सामान आपके दरवाजे पर फेंका हुआ है, तो अब उठा के रख देते हैं। छोटे भाई बहन का है, छोड़ देते हैं, ऊपर ले जाएगा, हम कहीं उठाने जाए। ऐसा ही होता है। तो प्रश्न है, कहने के लिए परिभाषिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर कि आप सब क्या है, मनुष्य। किताब के पन्नों पर लिखा गया है कि आप सब मनुष्य मनुष्य हैं, लेकिन व्यवहारिकता में मानव हम लोग नहीं है, क्योंकि एक स्वार्थी जीव हम लोग हैं, जो सुबह से शाम तक अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं। समाज से, दुनिया से, परिवार से, परिवार के अन्य सदस्यों के हित से कोई लेना देना नहीं। तो वायु, जल, मृदा पर्यावरण के घटक हैं। इस पर्यावरण के, इस वातावरण के जो सबसे महत्वपूर्ण जीव हैं, करोड़ों की संख्या में धरती पर नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, लेकिन इन करोड़ों जीव में अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण जीव है तो वह जीव है मानव। कौन है, मानव, है या नहीं। संसार में जितने भी जीव हैं, उन जीव को तीन वर्गों में रखा गया है। जितने भी आप जीव जंतु देख रहे हैं, उन जीव जंतु की कितने कैटेगरी हैं, तीन कैटेगरी हैं। आप मूल्यांकन करके रखना, मैं परिभाषा बोल रहा हूं कि आप इसमें कहां आते हैं। नहीं, तीन कैटेगरी के जीव हैं, आप खुद को वहां पर रख के देखो तुम आते कहां हो।
देखो, अगर पढ़ने का मनसा नहीं है तो कोचिंग मत आओ पढ़ने, है ना? तो आओ तो समय से आओ। तो प्रधानमंत्री का ये नहीं कि तुमको देर ड्यूटी करना होता है कि तुमको नींद नहीं खुलता है ना। अगर उस पद पर है तो पढ़ने की क्या जरूरत है, पूरा भारतीय तुम्हारा है। सिनेमा अगर शुरू होगा तो आधा घंटा 1 घंटा पहले ही सब लोग पहुंच जाते हैं, केवल पढ़ने में क्लास लेट पहुंचते हैं। आएगा तो तलाश करेगा ऊपरे बैठने का, नीचा के देखो नीचे जगह है कि नहीं, क्योंकि ऊपर बैठते हैं तो मोबाइल चलाने में सहूलियत होती है, मैसेज नोटिफिकेशन पड़ते रहता है। ये जो रियासत है ना, विरासत, हाँ, खेत की आड़ी पर नहीं जाएगा, जो विरासत है फ्री फायर सब संभालते रहता है। मुद्दे पर आइए। मानव जो है, मानव को कहा गया है पंचभूती जीव। कौन जीव? हमने कहा कि जीव की परिभाषा को 3 कैटेगरी में मानव, जो अच्छाई और बुराई को समझकर काम को कर लेता है। आपको किस समय कौन सा वर्क करना चाहिए यह किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, आप खुद कर लेते हो। छात्र है, पढ़ना काम है, पढ़ते हो, हम हर दिन कहेंगे तब पढ़िएगा। कहते सर आपने तो होमवर्क दिया ही नहीं, तो हमने तो बहुत ऐसा काम है जो आपको नहीं करने के लिए कहता हूं, कहला करते हैं। मानव जो अपने ड्यूटी को, अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को पहचानता है, समझता है, जानता है और वैसे ही अगर काम करे बिना किसी के कहे, तो किस कैटेगरी में रखेंगे? मानव कहेंगे। दूसरा, बात करते हैं पशु पर, तो जो किसी के कहने पर काम करता हो। लेकिन एक बात है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं बैल, किसको उदाहरण ले? बैल। हालांकि अब तो संख्या घट रही है, हम कई बार देखे हैं, आज भी कहीं कहीं हैं, तो एक बार उसके गर्दन पर टायर का जुआ रख दो। हर का पालो होता है, टायर का जुआ होता है। कहां से सीखा है? हम जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। टायर का जुआ उसके गर्दन पर रख दो, तो मान लिया कि जहां सामान लाद के ले जाना वहां पहुंचा देगा। यदि सामान गिरा कर लौटना हो, कई बार मैं देखा हूं, अगर उस पर गाड़ीवान जो है, जिसको बहलवान भी कहता है, नींद आ गई रात्रि में, तो गारंटी है बस ट्रक सबको साइड देते हुए बड़ी आसानी से अपने घर तक पहुंचा देता है। एक बार सिखाया उसने कि हमको रोड के बाएं किनारे चलना है। खेत में हल की जुताई होती है, देखिए मोड़ पर आते हैं तो एक बार सिखाता है, ठामे ठाव बोलता है ना, मत ठहरो और घूमो। केवल एक बार सिखाया बैल को ये हलवाहा ने। उम्मीद है कि जब भी उस मोड़ पर आता, बिना कहे अपने आप क्या होता, घूम जाता है। पहलवान जब दो जैसे खाना उसके लिए आ गया, हलवाहा के लिए, तो खड़ा कर दिया, आराम से खेत में सही खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? खा के आएगा, फिर हल को चलाएगा। सोचना है परिभाषा में तुम कहाँ आते हो। तुम कहो ना कि हाँ बैठो, अगर हम 2 मिनट के लिए निकले तो बिना कहे बातचीत करना, मोबाइल चलाना सब शुरू कर देते हो। गलत बात है, सही है? ऐसा होता ही है। तो बिना कहे चला जाता है। मैंने एक बार सिखा दो, सब काम को करेगा। तो क्या कहेंगे? पशु, जानवर की परिभाषा लेते हैं जो कहने पर भी नहीं करता है। एक बार सिखा दो, काम को नहीं करना है। अब सोचना आपको है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मानव है या पशु है या कि जानवर की कैटेगरी में है। अगर मान लिया कि अपने आप को अच्छे श्रेणी में लाना है, तो परिभाषा को समझ गए, अनुकरण करेंगे, निश्चित तौर पे मानव बनिए जाएंगे। हाँ, देह से मानव है। किसी विद्वान ने लिखा कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ भी शानहीन। नहीं, जिस मनुष्य में साहित्य, कला, ये सब कोई एक्स्ट्रा नॉलेज न हो, तो वह धरती पर वह मनुष्य किसके समान होता है? बिना पूंछ वाला पशु के समान होता है। आइए मुद्दे पर आइए। तो मानव को क्या कहा गया है? पंचभूती जीव।
मतलब मानव के शरीर का निर्माण 5 प्रकार के तत्वों के मिलन से हुआ है। लिखा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्या जी? क्षितिजल लिखा किसी विद्वान ने कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व बनी अधम शरीरा। मानव को पंचभूति जीव कहा गया है। क्यों कहा गया? इसलिए कि मानव के शरीर का निर्माण 5 तत्वों के मिलने से हुआ। कितने तत्व के? 5 तत्वों के मिलने से मानव के शरीर का निर्माण हुआ। लिखा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन और समीर। क्षिति का मतलब होता है धरती, पर्यायवाची है, हिंदी व्याकरण है। पर्यायवाची तो इसका सूत्र फॉर्मूला होता नहीं है, वो तो सीधा होमवर्क देंगे, आपको याद करके आना पड़ेगा। क्षिति जल, जल मतलब पानी, जिसको नीर भी कहते हैं। क्या? पावक मतलब आग, गगन मतलब आकाश, समीर मतलब हवा, वायु। मतलब इन 5 तत्वों के मिलने से मानव के शरीर का निर्माण हुआ है। मतलब हम सबके बॉडी में, संसार में जितने भी जीव हैं, उन सारे जीवों के बॉडी में ये 5 तत्व हैं कि ना है? हैं। लेकिन क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये 5 तत्व स्वच्छ हैं? इतना बड़का कसाई चाहे डाकू या बुरा जीव हो ही नहीं सकता धरती पर। तो यह जानता है कि मानव क्या है? पंचभूति है। इन 5 तत्वों के मिलने से मानव के शरीर का निर्माण हुआ है। यह जानते हुए भी हम इन 5 तत्वों को क्या कर रहे हैं? क्षति पहुंचा रहे हैं। जब ये 5 तत्व मिलकर, ये 5 तत्व कौन है? पृथ्वी ना, जल, आग, आकाश और हवा माने वायु। ये 5 चीज के मिलने से हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। इंसान जब मरता है तो हमारा ये जो शरीर है इन 5 चीजों में विलीन हो जाता है। मृत्यु का पहला कि हमारे शरीर से हवा, प्राण, प्राण क्या है? हवा ही ना है, वह निकल जाता। जैसे हवा गायब हुआ, आदमी गायब हो गया, मर गया। जलाओ या दफनाओ, जलाने पर जिसको जो जाना होता राख बने, वो मिट्टी में मिल गया। नहीं, आपके बॉडी में जो, जिसको हमने कहा पानी, खून है, क्या है? वह खून पानी के रूप में बदल जाता है मरने के बाद। जो भी हो, मरने के बाद अंततः सबका खून वह उसको बदलना है, पानी होना ही है। तो आपके शरीर में जो चीज ऐसा है उस रूप में जहां से आया चला जाएगा। तो ये चीज है। लेकिन आप बताइए कि हम पंचभूति होकर भी, यह जानकर भी इससे हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है, लेकिन हम सब खूब क्षति पहुंचा रहे हैं। मतलब मानव आज स्वार्थी जीव बन गया है। इतना स्वार्थी कि अपने सारे भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आज इन सारे तत्वों को क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है। गलत कि सही? उदाहरण 2 हमारे साथ हैं। हमको ये नहीं लगता कि उनके परवरिश में क्या खोट है। और किसने किया? मैंने किसी को देखा। हम तो ये कहेंगे परवरिश में कहीं ना कहीं खोट है। विद्या की मंदिर है ये, खाते हैं। अब एक बार हम किसी को टेस्ट देखिएगा, उसके भी नीचे और इस कोना पर शिखर खा के फेंक दिए हुआ है। अब उनके परवरिश में क्या खोट है मैं नहीं जानता। 1 घंटा आपको यहाँ बैठना है। मतलब वो लोग ऐसे होंगे जो जिस बेड पर सोते हैं उसी पर मलमूत्र त्याग करते होंगे। उन लोग लैट्रिन उल्टी बनवाया नहीं होगा घर में कहीं पर, ये बाहर नहीं जाता होगा घर में। गलत सही? मतलब ये जानते हुए कि हम जहां रहें वहां स्वच्छता का वातावरण बना के रखें।
और किसने किया मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं देखा ही नहीं। देखते तो हम तो कहते हैं कि 180 डिग्री पर बॉडी घुमाएंगे। हाँ चलेगा, आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, पीछे से भी गाड़ी आएगा उसको भी दिख लेगा, आगे से तो घंटी देते हुए भी करेगा। तो हमने कहा कि हमारे बॉडी का निर्माण इन चीजों से हुआ, लेकिन आज हम इसको क्या पहुंचा रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। आज मृदा प्रदूषण का शिकार हो गया है, जल प्रदूषण का शिकार हो गया है, हवा तो और ज्यादा प्रदूषित है। हवा प्रदूषित तब न देख रहे हमारे कई बच्चे मास्क लगा के बैठे। अरे तो कोरोना वायरस आया इस कारण हम और आप मास्क लगाते हैं। विश्व के कुछ ऐसे भी देश हैं जहां ऑलरेडी घर से निकलने के बाद मास्क लगाता ही है, वो है जापान। काहे नहीं जापान में कोरोना फैल गया, बताओ कोई? क्या जी गलत बोल रहा हूं? नहीं फैला, क्योंकि उसकी दिनचर्या है। सैनिटाइजर तुम आज जाने हो, लेकिन कोरोना आया तब। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो जब भी भोजन करने जाते हैं तो थोड़ा सा उसको स्प्रे करके हाथ को, पानी का अभाव है तो उसको मार के काम पर निकाल करते हैं। सरकार ने बार बार ऐलान किया कि आपको सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है तो मास्क का प्रयोग करें। जरूरत हो तो घर से निकले, जरूरत न हो तो नहीं। यहाँ तो सीधा है कि नहीं, जरूरत हो तो रहिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पिताजी काम रहा दिए तो ना नहीं जाने का मूड है, और नहीं काम रहा है तो तब घूम के चक्कर लगा के आते। गलत कि सही? तो प्रश्न ये है कि इन 5 तत्व से बॉडी का निर्माण हुआ है, लेकिन ये 5 तत्व आज सुरक्षित नहीं है। आप देखो ना, इन आबादी बढ़ती जा रही है। गलत कि सही? आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी पृथ्वी सिकुड़ती जा रही है। अब बात तैको ब्रेन में दिमाग होगा 1350 ग्राम वाला वजन का, तो हमारे कहने का भावार्थ समझ गए होंगे। हमने कहा कि आबादी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, लेकिन हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। और पृथ्वी के सिकुड़ने का सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हिंदी में कहते भूमंडलीय तापन। हमने पहले ही कहा कि जो हमारे महापुरुष बच्चे इतिहास के पन्नों पर, उनके गांव के जो इतिहास का पन्ना होगा, उन स्वर्ण अक्षरों में उनके नाम को लिखा जाएगा कि मेरा पॉलिटिकल नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूं। हमने कल ही कहा कि अब शुरू हो गया साइकोलॉजी और ज्योग्राफी, ये मुद्दा वहां भी आपको मिलेगा। कहा तुम क्यों ये करूंगा, बेवजह टाइम को बर्बाद क्यों करूंगा मैं, रिवीजन पर चलेंगे ना। हमने कहा कि चर्चा किस पर हो रही थी, ग्लोबल वार्मिंग पर। हिंदी में कहते भूमंडलीय तापन, धरती के तापमान का अचानक बढ़ जाना। धरती के तापमान का अचानक बढ़ जाना क्या कहता है, भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापमान, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? क्या देखिए, मानव आज अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कारखाने लगा लिए। एक उम्र लड़का है, कहाँ गया, नहीं आया, फिर ओकर मोटरसाइकिल के में व्यस्त होगा, सुनो आया है? नहीं वो में आता है, नहीं आया है, नहीं आया, ओकर गाड़ी फंस गया होगा। फिर एकदम 4 दिन से लगातार गाड़ी से आ रहा है। मनीष शर्मा है, जिनको जानबूझ के सूर जाता होगा लेट से, और लेट होता पापा लगे ना गाड़ी आवाज चल जाते हैं। कोई बात नहीं, तो थोड़ा देर पहले जो वो साइकिल से चलो स्वस्थ रहोगे। विश्व का एक देश है जहाँ का राष्ट्रीय सवारी साइकिल है। लोग साइकिल, वियतनाम है या गलत है? और भी कई देश हैं जहाँ का राष्ट्रीय वाहन क्या है, साइकिल है। गर्व करते हैं साइकिल पर चलने से, और हमारे लोग शर्म करते हैं साइकिल पर चढ़ने से। रेलगाड़ी, इंडिया का राष्ट्रीय सवारी है रेलगाड़ी। क्या जी?
तो प्रश्न है भूमंडलीय ताप, हम अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत भौतिक वस्तु बना रहे हैं, और सारी वस्तुएं बन कहाँ रही है? कल कारखाना में बन रही है। सारी वस्तु कहाँ बन रही है? कल कारखाना में बन रही है। और कल कारखाना में जब सामान बनता है तो कल कारखाना के चिमनी से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं। और आपको बता दे, ये हमारा है पृथ्वी। क्या है? ये हमारा पृथ्वी है। और आपको मैं 11वीं क्लास में पढ़ाया हूं कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की 5 परतें हैं। पढ़ाया हूं, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। गलत या सही? पृथ्वी की 5 परतें हैं। और आपको बता दी, इस कल कारखाना, पृथ्वी पर जो कल कारखाना है, इस कल कारखाना के चिमनी से जो धुआं निकलता है, वह धुआं पृथ्वी के ऊपर एक सतह बना लिया है। क्या बना लिया है? सतह बना लिया है। मतलब बादलों का एक लेयर बन गया है। और आपको बताते कि यहां अगर मान लो सन है, सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश धरती पर तो किस तरंग के माध्यम से? लघु दीर्घ तरंग के माध्यम से आ जाता है। लेकिन धरती जब उस ऊर्जा को, हिट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और हमारा जो सन है डाउन होता है, और धरती जब इस ऊर्जा को जैसे प्राप्त कर लिया, लेकिन धरती जब छोड़ती है तो क्या होता है? निकला ऊपर से जरूर, लेकिन बादल का जो परत है जाके उसमें क्या होगा? टकरा गया, और टकरा के पुनः धरती पर क्या हो गया? लौट गया। नहीं समझे बात को? सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है। ऐसे भी जान लो कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य से बड़ा ऊर्जा का धरती पर कोई स्रोत नहीं है। लेकिन सूर्य से ऊर्जा तो प्राप्त किया। गलत सही? लेकिन जब सूर्य की किरणें ढल गई तो नियम है कि द्रव्य का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह, या किसी भी चीज का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होता है। तो होता है उच्च से निम्न की ओर होता है। जैसे आप एक गिलास में दूध, गर्म दूध रख लो, और उस गर्म दूध को तुम ठंडा पानी में रख दो गिलास सहित। कुछ मिनटों के बाद देखना कि दूध जो गिलास में रखा हुआ है और गिलास के बाहर किसी बर्तन में पानी है, तो दूध और पानी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। मतलब दूध ने अपने हिट को कहां ट्रांसफर करने का काम किया? मैंने हमेशा उच्च से नीच की ओर होता है। कभी आपने देखा है, ये विश्व का एक आध वो अजूबा का उदाहरण मैं नहीं लूंगा कि नदी की धारा उल्टी दिशा में, जिधर ढाल है उधर नहीं, ढाल से ऊपर की ओर बढ़ता है। कभी कभी टेलीविजन वाला लोग दिखाता है, न्यूज वाले लोग, कि अजूबा है ये सब। कि जैसे मान लो ढाल है भूमि का पूरब से पश्चिम, तो नदी पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, उल्टा जाती है, मैंने गहीर से ऊंच की ओर पानी आ रहा है। तो ये सब अपवाद है, प्रकृति के कुछ अलग अलग नमूने हैं। तो पृथ्वी ने जो ऊर्जा को प्राप्त किया, ऊर्जा को एक समय के बाद छोड़ती है, तो ऊपर जो सतह जमा हुआ है टकरा के पूरा धरती पर क्या होती है? टकराते हुए आएगा, टकराते जाएगा, तो क्या होगा? गर्म होगा ना। और धरती जब गर्म होगा तो आपको पता है ना कि पृथ्वी के 2 पोल है। पृथ्वी के कितने पोल हैं? पोल माने ध्रुव। नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव और जहां सूर्य की प्रकाश कभी लंबवत नहीं पड़ती है। इसका परिणाम ये है कि दोनों पोल पर, दोनों ध्रुव पर बर्फ जम गया। और जब धरती का तापमान बढ़ेगा तो धरती की गर्मी बढ़ेगी, और धरती पर जब गर्मी बढ़ेगा तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगा। अब बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, और पानी बनेगा तो कहां जाएगा? समुद्र में जाएगा। और जब समुद्र में वह पानी जाएगा तो समुद्र के जल के स्तर में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र के सटा हुआ महादेश सब है कि नहीं? समुद्र से सटा हुआ जो महादेश या देश है, ओकर जमीन धीरे धीरे पानी में, समुद्र में डूबेगा या नहीं डूबेगा? डूबेगा। अनुमान लगा लिया कि 2050 से पहले ही मालदीव समुद्र में डूब जाएंगे। इस जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, अमेरिका के कई शहर, कई बंदरगाह, इंडिया के भी कितना जमीन समुद्र में विलीन हो जाएगा, डूब जाएगा।
गलत सही? तो आज प्रदूषण इतना हो गया है कि हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़े हुए हैं। हवा तो सबसे अधिक दूषित है, क्योंकि सर आकाश को हम कहना दूषित कर दिए, वहां तो हम जाते ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित आकाश हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा से भर गया है। आज हम अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए इतने ज्यादा सैटेलाइट भेज दिए हैं, और सैटेलाइट का भी एक लाइफ टाइम होता है, उतना दिन तक काम करेगा। जब काम करना बंद कर दिया तो कचरा नीचे थोड़ी नहीं गिरता है, घूमते रहता है उसी में। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा से हमारा अंतरिक्ष भी भर गया है। गलत कि सही? जैसे अभी कल या परसों से पॉलिथीन पर यहाँ पर रोक लग गया, नहीं मिल रहा है, थोड़ा मोड़ा जो रखा है सो दे रहा है, लेकिन आप देखे हैं कि जितना पॉलिथीन चलता था, उस पॉलिथीन के कारण आपके घर के अगल बगल दोनों तरफ कचरा का अंबार हो गया। लेकिन कई लोगों को बहुत परेशानी होने जा रही है, क्योंकि उनको आदतें नहीं है झोला लेकर चलने का। शिकायत जो हो जाएगा ना हो जाएगा। जैसे हम झोला लेकर घर चलते हैं तो कहते हैं हाँ सरकारी मात्रा वाला गुण अपना लिया, माटा का लक्षण पूरा हुआ है। तो लक्षण क्या है जब ये ऑलरेडी है, शिक्षक ऑलरेडी है, तो लक्षण क्या दिखाना है? झोला पहचान है, छाता झोला, एगो पुरान साइकिल। चलिए, तो वो पुराने ने। तो प्रश्न क्या है? प्रदूषण हो रहा है। तो प्रदूषण इतना बढ़ गया कि पृथ्वी हमारा सिकुड़ती जा रही है। हमारी पृथ्वी क्या हो रही है? सिकुड़ती जा रही है। आज से 1000 साल पहले हमारे पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल था, जाके नाप के देखिए, उसमें 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल घट गया होगा। अब पृथ्वी जो हमारी सिकुड़ती जा रही थी, धरती पर प्रदूषण ऐसे अपना पैर फैला रहा था कि इसी बात पर दिमाग लगाने के लिए, ध्यान देने के लिए सबसे पहली बार 1972 में कौन देश में? स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हमारी पृथ्वी जो ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होती जा रही थी, प्रदूषण के कारण धरती का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मानव कई प्रकार के बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे थे। जो पेड़ पौधा हमारे पृथ्वी का सुंदरता है, गहना है, आभूषण है, नाना प्रकार के बीमारी से ग्रसित होकर वह पेड़ पौधा भी सूख रहे थे, जैसे आज भी सूख रहा है। शीशो खूब बढ़ता है सूरज में, शीशम का पेड़, लेकिन जब थोड़ा सा मोटा होता है तो कौन सा रोग पकड़ लेता है कि वो सूख जाता है। गलत कि सही? सभी पेड़ की बात मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम पेड़ है, और जिसकी हमें जरूरत नहीं खूब बढ़ता है। तो प्रश्न है 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में इसी ग्लोबल वार्मिंग पर, पृथ्वी पर जो प्रदूषण का लेयर बढ़ते जा रहा था और हमारे पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। गलत कि सही? हमको नहीं लगता है कि आज से 50 साल पहले के जो लोग थे, चाहे आपके दादाजी, हमारे दादाजी, उनको रिवाइटल खाने की जरूरत थी, बिकोसूल खाने की जरूरत थी, मल्टीविटामिन खाने की जरूरत थी। क्या जरूरत थी? वो जो चावल खाते थे, वो जो साग सब्जियां उगाकर खाते थे, उसमें पौष्टिकता की मात्रा इतना ज्यादा था कि उन्हें मल्टीविटामिन की जरूरत ही नहीं थी। आज उससे ज्यादा प्रकार के समान खाद्य पदार्थों को हम सब सेवन करते हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी मल्टीविटामिन नहीं, ऊर्जा की दवाई कर कहता है ये बॉर्नवीटा खिलाओ, साइज छोटे थे, साइज बॉर्नवीटा पिलाओ, कम प्लान पिलाओ, बच्चा का हाइट बढ़ेगा। चावल में कंकर पड़ गया, दांत टूट जा रहा है बच्चों का, चौकी पर से गिरता है, हाथ गोड़ तोड़ लेता है। और पहले के जो नौजवान लोग थे तो मंजिला से कूद जाया करते थे, कुछ नहीं होता था। इसके पीछे कारण क्या था कि जो हम सेवन करते थे उसमें जिस चीज में जितनी बार पौष्टिकता होनी चाहिए प्रचुर मात्रा में था, और मिट्टी में कोई कीटनाशक दवा और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता था। आज तो बिना रासायनिक दवा, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवा से काम ही नहीं चलेगा। मतलब भूमि
कि जितनी क्षमता है उन सारी क्षमताओं का हम और आपने क्या कर लिया, यूज कर लिया। और पुनः जैसे हमारे काम करने की क्षमता है 6 घंटा मान लो, नहीं नहीं आपको 2 घंटा और काम करना है, तो भाई 2 घंटा काम करवाओगे तो रिवाइटल खिलाना पड़ेगा। अतिरिक्त काम कराने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा आपको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। बहुत जैसे हम लोग कम पावर की गाड़ी पर चलते हैं, ज्यादातर मुजफ्फरपुर पटना एक दिन में जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं गाड़ी से ही दूर दूर तक चले जाते हैं, तो उनको 150 सीसी 125 सीसी से काम नहीं चलेगा। गाड़ी के इंजन के पावर को मापने की इकाई सीसी है, वो लोग 500 सीसी का गाड़ी खरीदते हैं, जल्दी गर्माता नहीं है। और जितना गर्माएगा उतना तेज भागेगा, वो दूर तक सफर पहुंचा देगा। गलती की सही, पावर होगा उसका स्पीड बढ़ेगा, और कम पावर की गाड़ी को स्पीड बढ़ाओगे तो जाते जाते कखनी फूक जाएगा, कोई गारंटी नहीं। इंजन कब उसमें आग लग जाए इसकी कोई गारंटी। ज्यादा करोगे तो चूंकि सब कुछ प्लास्टिक का बना हुआ है, सब कुछ क्या है, प्लास्टिक ही है रियल में, लेकिन ज्यादा उसमें फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा तो उष्मा की उत्पत्ति होगी। उष्मा क्या है, आग है, आग लगे जल जाएगा। तो अपना गाड़ी कुछ देर घंटों चलाने के बाद उसको ब्रेक विश्राम दिया जाता है कि नहीं, ठहरो थोड़ा सा। तो प्रश्न है, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में मीटिंग बुलाया गया और इस मीटिंग में विश्व के 113 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या लिया था, हिस्सा लिया था, भाग लिया था। और इसमें सबने एक ही बात कहा कि इस धरती पर मानव जीवन का आधार अगर हो कोई तो पृथ्वी है। नहीं, संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों का आधार क्या है, पृथ्वी। अगर पृथ्वी नहीं होगा तो कोई जीव होगा, चाहे वह पेड़ पौधा हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे मनुष्य हो, इन सबके आधार क्या है, पृथ्वी है। तो हम सबका परम कर्तव्य बनता है, नैतिकता दायित्व बनता है कि हम सब मिलजुल कर हमारी पृथ्वी, हमारी एकमात्र पृथ्वी को क्या करे, बचाए। तो पृथ्वी को बचाने के लिए इसमें 109 सूत्रीय कार्यक्रम है, कार्य योजना पेश किया गया। मतलब 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी को सुरक्षा करने के लिए कितने, 109 सूत्रीय कार्य योजना और एक 26 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया गया। और कहा गया कि इस 109 सूत्रीय कार्यक्रम या 26 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा हम लोग ऐसा काम करेंगे कि हमारे पृथ्वी, एकमात्र पृथ्वी सुरक्षित बच सके। और जब पृथ्वी सुरक्षित बचेगा तब जाकर के मानव का जीवन सेफ रहेगा। और इसी काम को करने के लिए एक देश है केन्या। केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी। केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी। इस नैरोबी शहर में एक लघु सचिवालय की स्थापना की गई। क्या किया गया, लघु सचिवालय, छोटा सा ऑफिस बनाया गया, कार्यालय बनाया गया। किसी कार्यालय में विश्व के प्रमुख देशों के प्रतिनिधि बैठेंगे और हमारी पृथ्वी सेफ कैसे रहेगी, पर्यावरण से, पर्यावरण प्रदूषित होने से कैसे बचेगी, इसी पर हम लोग क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। जब ये सारी बात हो गई तो आप जानते हैं ना कि विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को एक संस्था बना था जिसका नाम है UNO। क्या नाम है, और आप सबको यह भी पता है कि UNO के 6 विशेष अंग है। माने मुख्य अंग कितने हैं, 6 अंग है। इस 6 अंग में एक
सबसे महत्वपूर्ण अंग है महासभा। यूएनओ के कितने अंग हैं? 6, उसमें एक का नाम क्या है? महासभा। और मेरे मन में एक यहाँ प्रश्न आ रहा है और आप बताइएगा, महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। हम पढ़ाएं? उज्जवल बताएंगे आप? कौन बताएगा कि महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? मतलब मात्र लड़की में 4 को हाथ उठा, तू बताओ क्या सही बोला इसने? एकदम सही बोला। कई बार? 1 बार। तो यो बता दो कौन महीना में शुरू होता है? सितंबर महीना में। कौन दिन को? तीसरा मंगलवार को। अभी हाल में पढ़ाई हुआ है। बैठ जा, बहुत अच्छा। तो महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। हमने कहा था कि सभी सदस्य इसमें अपना 5 को प्रतिनिधि भेजते हैं। कितने? 5 प्रतिनिधि भेजते हैं, लेकिन किसी विषय पर वोट 1 देते हैं। इसका एक अध्यक्ष होता है जिसका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है और साल में इसकी 1 बार ही मीटिंग बुलाई जाती है। वह भी सितंबर महीने का तीसरा मंगलवार को शुरू होता है, जो दिसंबर तक चलता है। कई महीना? 3 महीना चलता है। अब देखा पृथ्वी के बारे में इतना देश का विचार विमर्श कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने कब? कल लिखाया था 28 अक्टूबर 1982 को प्रकृति हेतु विश्व घोषणा पत्र क्या किया था? प्रकृति हेतु विश्व घोषणा पत्र जारी कर दिया। प्रकृति हेतु विश्व घोषणा पत्र जारी कर दिया। और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, किसकी रक्षा करने के लिए? पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन कर दिया, जिसका नाम था पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग। एक आयोग बन गया। वैश्विक काम क्या था? तो पर्यावरण की देख रेख करना और पर्यावरण में जो कमियां हो रही है, जो ह्रास हो रहा है, उस ह्रास को क्या करना? दूर करना। और पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होगी? पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होगी? इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए, देख रेख करने के लिए, सुझाव देने के लिए 1986 में एक आयोग बना। उस आयोग का नाम था ब्रुंडलैंड आयोग। और आपको पता है ये ब्रुंडलैंड कौन थे? तो आपको बता दें, नॉर्वे के पीएम थे। इन्हीं के देखरेख में एक आयोग बना जिसका नाम था ब्रुंडलैंड आयोग। छूट गया। ब्रुंडलैंड आयोग का गठन 1986 में हुआ। इनका सुझाव क्या देना कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे होगा, पर्यावरण हमारा सेफ कैसे रहेगा, पर्यावरण हमारी सुरक्षित कैसे रहेगी। क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित है तो हम, इसलिए बच्चों को पढ़ाया गया है 5वीं से पहले से, पर्यावरण और हम। पर्यावरण है तब हम हैं तो पर्यावरण नहीं, पर्यावरण है तो हम हैं। अलग बात है कि हमारे शिक्षक ने इस बात पर फोकस नहीं किया। कौन किताब है तब पर्यावरण और हम, बड़ी आसानी से कर दिया। नहीं, उस शब्द को थोड़ा जोड़ देकर पढ़ने की जरूरत है। पर्यावरण माने वातावरण, और हम, ये कहा कि हम और पर्यावरण। हाँ, फिर इतिहास में तो हम और हमारी दुनिया। हम हैं तो हमारी क्या दुनिया है। किताब को देखिए, किताब का शीर्षक जिस विद्वान ने लिखा है बड़ा सोच समझ के दिया। हाँ, अंतर यही है कि उसकी व्याख्या करने वाले जो विद्वान लोग हैं नॉलेज, नॉलेज है, लेकिन सोचते कि ट्रांसफर कर देंगे तो मेरे समकक्ष खड़ा हो जाएगा वो। अरे इसलिए तो हम टीचर हैं, हमको समकक्ष खड़ा नहीं होगा तो फिर हमारा उत्तराधिकारी कौन बनेगा? थोड़ी ना जिसको मैंने पैदा किया वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। शिक्षक का उत्तराधिकारी तो उसका छात्र ही होता है ना। चलो सही।
प्रश्न क्या हुआ कि ब्रुंडलैंड आयोग बना पर्यावरण के संरक्षण पर विचार विमर्श करने के लिए, और आपको बता दें इस आयोग ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया? रिपोर्ट 1987 में पेश किया, और इनके रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। रिपोर्ट का नाम क्या था? हमारा साझा भविष्य। ब्रुंडलैंड आयोग के रिपोर्ट का नाम क्या था? शीर्षक क्या था? हमारा साझा भविष्य। और इसी हमारा साझा भविष्य के आधार पर ही पृथ्वी को बचाने के लिए 1992, 1997, 2002 में 3 बार क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। गलत कि सही? अब और पृथ्वी सम्मेलन में यह बात आई कि भाई हमारी पृथ्वी सेफ कैसे रहेगी, हमारी पृथ्वी सिक्योर कैसे रहेगी, इसी बात पर क्या किया गया? विचार विमर्श करने का प्रयास किया गया। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, दूसरी पृथ्वी सम्मेलन और तीसरी पृथ्वी सम्मेलन के बारे में मुख्य बात है ये पढ़ेंगे। पर ये टॉपिक खत्म होगा तो हम लोग फिर जाएंगे आप लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में। ठीक है।